अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस पर एक्सेलरेशन आता है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से भी बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है क्या नहीं? उसको जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और वो वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. क्लियर है? आज हमको वो फॉर्मूला डिराइव करना है. कल हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिखे थे. क्या था वो फॉर्मूला? स्मॉल जी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है. ठीक है, तो लेट अस सी फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा. ओके, क्या ध्यान दो, हम लोगों ने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े. क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट every other object with some definite force. That force is directly proportional to product of the masses of two objects and inversely proportional to square of the distance between them. ये पढ़े थे. फिर जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाऊंगा तो एक आता है कैपिटल G, that is equal to m1 m2 upon this square, where G is, बोलो, universal gravitational constant. And what is the value of capital G? -11 to -2. बराबर ये वैल्यू था, है. अब हम क्या कर रहे हैं? लेट अस कंसीडर, लेट दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ना, m1 m2 के मासेस. दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा अर्थ है. क्या है वो? एक ऑब्जेक्ट अर्थ. दूसरा ऑब्जेक्ट है ये पेन. एक ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ के कंपैरिजन में ये पेन बहुत ही छोटा है. तो जो भी मैं यहाँ डिनोशन में लिखूंगा, कैपिटल सिंबल डालूंगा, वो सारे के सारे अर्थ के लिए, और जो स्मॉल में लिखूंगा वो सारे के सारे इस पेन के लिए. क्लियर? कैपिटल किसके लिए और स्मॉल? तो लेट दो ऑब्जेक्ट था, एक अर्थ है और एक पेन है, तो लेट m बी द मास ऑफ अर्थ. कैपिटल M लिया हो तो मास ऑफ, स्मॉल m बी द मास ऑफ पेन, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो. ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. लेट स्मॉल r बी द डिस्टेंस बिटवीन देम. जैसे यहाँ पर d है ना डिस्टेंस, मैंने क्या ले लिया? स्मॉल r ले लिया. क्या ले लिया? तो मेरे फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएगा? F इज इक्वल टू डेल जी. एक m के बदले में क्या लिखूंगा? कैपिटल F. दूसरे मास के बदले में स्मॉल f, और स्मॉल d के बदले में r स्क्वायर. दिस इज माय इक्वेशन नंबर, जहां पर कैपिटल M क्या है? बोलो, मास ऑफ दी अर्थ. आपको पता है अर्थ का मास कितना है? उसका वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg. 6 × 10⁻24 kg. इतना ज्यादा मास है अर्थ का, है क्या? अच्छा, ये तो आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग. अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई करेगा ऑब्जेक्ट पे. इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई करेगा. तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे. क्या पढ़े थे? हाँ बोलो. फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू. तो इसलिए वो a के बदले में क्या लिख दो? स्मॉल g. समझा? स्मॉल g भी तो एक्सेलरेशन ही है ना. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बोथ द फोर्सेस आर इक्वल. तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और दोनों भी राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
टू क्या होगा बोलो, m इंटू जी विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दिस m एंड दिस m गेट, तो व्हाट विल बी स्मॉल g कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। समझा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, तो मैं उनका डिस्टेंस जो है ना, उनके बीच का डिस्टेंस को मैं कैपिटल R कंसीडर कर ले रहा हूं। तो अब स्मॉल r के बदले में क्या लिखूंगा, कैपिटल R। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के ऊपर ही है। कहां पर है ये ऑब्जेक्ट, तो स्मॉल r जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो मैं कैपिटल R ले लूंगा। G is equal to gm upon r square, where capital R is nothing but radius of the earth, radius of the इसका वैल्यू either 6.4 into 10 raised to 6 मीटर और 6,400 किलोमीटर। क्या उसका वैल्यू 10 raised to 6 मीटर और 6,400 किलोमीटर। क्लियर है? नाउ इफ यू लुक एट G का फॉर्मूला, तो G का फॉर्मूला है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जिसमें ये तीनों भी वैल्यू दिख रहा है आपको, ये सारे वैल्यू मैंने यहां लिखे हुए दिख रहा है आपको। कैपिटल G का वैल्यू ये है, कैपिटल M का वैल्यू एंड कैपिटल R का वैल्यू। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अगर मैं ये तीनों भी वैल्यू पुट करूं, 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 रेज टू 24 अपॉन रेडियस का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10 रेज टू 6, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए क्या पुट करूंगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो स्मॉल g का वैल्यू आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g। समझ में आ रहा है? स्मॉल g का वैल्यू आप ध्यान देना इस फॉर्मूले में, क्या स्मॉल g का वैल्यू, स्मॉल g के फॉर्मूले में सारी चीज कैपिटल है और ये सारी चीज अर्थ को लेके, कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, है क्या नहीं? तो अर्थ के हर एक सरफेस पे स्मॉल g का वैल्यू, जब मैंने ये पुट किया है तीनों भी वैल्यू, तो स्मॉल g का वैल्यू क्या रहेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल g का वैल्यू कोई पर्टिकुलर स्मॉल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कोई भी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। कहीं पर भी फॉर्मूले में आपको स्मॉल g के फॉर्मूले में स्मॉल m नजर आया क्या आपको? देखो स्मॉल m तो कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स स्मॉल g का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड। मैं आपको ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना इसको। स्मॉल g का वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम है, स्मॉल g का वैल्यू हर ऑब्जेक्ट पे क्या है, सेम है। स्मॉल g का वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक एलिफेंट है, क्या है, और एक फेदर है, फेदर, फेदर समझ में आता है, फेदर समझ में आता है ना, मुर्गी का पंख, पिकॉक का पंख। इमेजिन करो कितना पतला होगा फेदर, कितना डेलिकेट होगा, कितना लाइट होगा, और एलिफेंट कितना बड़ा है कि नहीं? अज्यूम करो कि दोनों को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका जा रहा है, दोनों को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ये कहता है कि दोनों के ऊपर भी, एलिफेंट के ऊपर भी और फेदर के ऊपर भी सेम वैल्यू ऑफ जी अप्लाई हो रहा है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के ऊपर सेम वैल्यू ऑफ जी अप्लाई हो रहा है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एलिफेंट का मास ज्यादा है तो एलिफेंट के ऊपर ज्यादा एक्सेलरेशन अप्लाई होता रहेगा, नहीं, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। तो आपके ध्यान में कोई आया कुछ डाउट? सर अगर दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है तो एलिफेंट जल्दी नीचे क्यों आ रहा है, वो फेदर एकदम आराम आराम से आएगा।
अगर एलिफेंट को और फेदर को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? फेदर एकदम आराम से आएगा, राइट है ना? क्यों ऐसा? जबकि दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है, तो एलिफेंट नीचे जल्दी क्यों आ रहा है? तो एलिफेंट छोड़ दो, अगर ये पेन को और फेदर को नीचे फेंका तो भी पहले कौन आएगा? फेदर आराम आराम से आएगा। तो रीजन क्या है? जबकि दोनों के ऊपर सेम जी का वैल्यू अप्लाई हो रहा है। हाँ बेटा, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, मैंने तो यहीं पर ही समझाया। स्मॉल जी का वैल्यू मास पे डिपेंड ही नहीं है, मास या रोल है ही नहीं। बोलो, जब दोनों पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है तो दोनों एक साथ में नीचे आना चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, है क्या नहीं? तो एलिफेंट नीचे पहले आ रहा है, ये पेन नीचे आ रहा है पहले, फेदर बाद में आ रहा है, क्यों? हाँ, अनबैलेंस फोर्स नहीं, यहां पर दो फोर्स है, एक है, अच्छा एक नाम बोलता हूं, एयर रेजिस्टेंस। क्या? जो एलिफेंट है वो एयर रेजिस्टेंस को ज्यादा ओवरकम कर रहा है, जल्दी से ओवरकम कर रहा है। फेदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। आपने कहीं ये दो फोर्स का नाम सुना है, बोयंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स? कभी सुना है आपने? लोअर क्लास में सब पढ़ते पढ़ते सुना रहेगा। व्हाट इज बोयंट फोर्स? हाँ, वो फोर्स जो वाटर पार्टिकल अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी में डाल दूं ना, तो चारों तरफ से वाटर क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बोयंट फोर्स। अब आप बोलोगे सर एयर में वाटर कहां से आ गया? देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, देयर आर सर्टेन वाटर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो बोयंट फोर्स एक्ट करेगा ही, भले से थोड़ा सी रहेगा लेकिन एक्ट करेगा। अब बात आती है व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को और क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? ऑब्जेक्ट और कोई भी रेजिस्टेंस के बीच का जो कांटेक्ट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने इस पेन को इस डेस्क पे रोल करवाया, क्या करवाया? इस डेस्क पे रोल करवाया, तो डेस्क और पेन का कांटेक्ट था, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? अब आप बोलोगे सर एयर में कैसा फ्रिक्शनल फोर्स? किसके बीच में कांटेक्ट? पार्टिकल्स, देयर आर सर्टेन गैसियस पार्टिकल। तो गैसियस पार्टिकल जो है वो कांटेक्ट फोर्स क्रिएट करवाएंगे। तो कहने का मतलब है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नीचे लेके नहीं आ रहा है उनको, उसके बेसिस पे उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस, बोयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं। तो एलिफेंट जो है वो बोयंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम जल्दी कर पा रहा है, फेदर नहीं कर पा रहा है, इसलिए एलिफेंट जल्दी आ रहा है नीचे, फेदर रुक रुक के आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर एयर में, एटमॉस्फेयर में अगर एलिफेंट और फेदर को नीचे फेंक रहे तो एलिफेंट जल्दी आ रहा है, फेदर लेट आ रहा है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एलिफेंट उस एयर रेजिस्टेंस को जल्दी ओवरकम कर रहा है, फेदर नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि अगर एयर पार्टिकल्स ना हो तो, अगर एयर ही ना हो तो, हाँ, दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे, दोनों मतलब एक ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पर एयर है ही नहीं और वहां से एलिफेंट को और फेदर को नीचे फेंको, दोनों सेम टाइम में क्या आएंगे? नीचे आएंगे। और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एयर नहीं है? वैक्यूम। क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूम। तो वैक्यूम में एलिफेंट और फेदर को साथ में फेंको, दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझाने की कोशिश करो कि स्मॉल जी का वैल्यू हर ऑब्जेक्ट पे सेम है, वो किसी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी मास पे डिपेंड। क्लियर है? तो एक नोट लिखना है आपको,
ये सब चीजें मैं आपको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लिखना क्या है बता दे रहा हूँ। जितना भी बोर्ड पे लिखा है वो सब लिखना है, एंड लास्ट में एक नोट कॉपी करना है। लिखने के बाद द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स इट। तो आपको ये यहां से कॉपी करना है, पूरा करना है, ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे वैल्यूज भी कॉपी करने हैं, आपको लर्न होने चाहिए सारे वैल्यूज, क्लियर। उसके बाद में लास्ट में नोट लिखना है, क्लियर है। कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्मॉल जी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़े, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े। ये कैपिटल जी जो है इट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम आर, मतलब सो जो वैल्यू जो है वो अर्थ के रिगार्डिंगली पुट कर रहा हूं, तो इसलिए जो स्मॉल जी का जो वैल्यू आएगा वो अर्थ के लिए आएगा, है या नहीं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्मॉल जी का वैल्यू हर जगह पे सेम है? अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो हर जगह पे सेम है, एक्सेप्ट दो जगह पे, बताऊंगा अभी। अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं तो हर जगह पे सेम है, एक्सेप्ट सिर्फ दो जगह पे सेम नहीं है, ठीक है। तो हमको अभी वही पॉइंट पढ़ना है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, कि जी कहां कहां चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ जी कहां कहां चेंज हो रहा है। सबसे पहला, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे हर जगह पे सेम है सिवाय दो जगह के, समझना बराबर। हमारा अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, परफेक्टली समवॉट इस तरह से है, राइट। इस वाले पोर्शन को कहते हैं पोल। हमारा अर्थ जो है ना वो पोल पे स्लाइटली फ्लैट है। स्लाइटली क्या है? फ्लैट। और इस वाले पार्ट को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को? इक्वेटर। मतलब इक्वेटर पे स्लाइटली बल्ज है, बल्ज मतलब इस तरह से। तो आवर अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट दी पोल। पोल पे क्या है वो? एंड बल्जेस एट दी इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है? बल्जेस। अच्छा, मान लो ये सेंटर है, क्या है ये? सेंटर। अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को भी अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो दिस विल बी कॉल्ड, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द पोल। रेडियस ऑफ द। अच्छा, अब आ जाओ इस फॉर्मूले पे। स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स स्मॉल जी जो है वो मास से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। वैसे स्मॉल जी का वैल्यू आर से कैसा रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एक क्वांटिटी बढ़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम होगा, है ना। एक क्वांटिटी अगर बढ़ता है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा, है ना। इनवर्सली में यही समझ में आता है अपने को। नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम, क्या लगता है? रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़ा है ना। इक्वेटर का रेडियस क्या है? मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर इज लार्जर देन रेडियस ऑफ पोल, है क्या नहीं? तो रेडियस पे, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। इक्वेटर पे रेडियस क्या है? तो मुझे बताओ, इक्वेटर पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा या कम रहेगा?
हाँ, कम रहेगा ना। इक्वेटर पे रेडियस क्या है, इक्वेटर पे रेडियस क्या है, तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, कम। जी का वैल्यू क्या रहेगा, देखो यहां से इक्वेटर का रेडियस क्या है, ज्यादा है ना पोल से, तो इसलिए इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या रहेगा, कम। तो जी एट इक्वेटर कम रहेगा ना। अच्छा, इक्वेटर पे कम है, दैट मीन्स पोल पे क्या है, तो पोल पे क्या है, तो मैं उस तरफ साइन डाल दूंगा। तो जी एट पोल इज लार्जर देन जी एट इक्वेटर। तो पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या है, समझा रीजन, क्या रीजन है। सबसे पहला जी और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेटर पे रेडियस क्या है, डायग्राम को देख के ज्यादा है पोल से, तो अगर ज्यादा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, तो इसलिए इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या है, कम है। इक्वेटर पे कम मतलब ज्यादा कहां पर है, तो पोल पे जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अंडरस्टूड व्हाई द वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज ग्रेटर। अच्छा, ज्यादा है तो मतलब कितना है, द वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज 9.832 मीटर पर सेकेंड एंड जी एट इक्वेटर इज 9.78 मीटर पर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पोल पे कितना है 9.832, ज्यादा है ना पोल पे, वैल्यू कंपेयर करो, ज्यादा है कि नहीं पोल पे, और इक्वेटर पे कितना है 9.78, पोल पे ज्यादा है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या, कि मान लो अगर कोई पर्सन पोल पे खड़ा है, अब कोई पर्सन इक्वेटर पे खड़ा है, तो किस पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा अप्लाई होगा, पोल पे, इक्वेटर वाले पे कम अप्लाई होगा, है क्या नहीं। अगर दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरे तो, हाँ, पोल वाले पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वो जल्दी नीचे आएगा, जल्दी नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है, इक्वेटर वाला थोड़ा सा आराम से आएगा। क्लियर है, इसका मतलब समझ में आया या नहीं समझा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी क्या है, पोल पे ज्यादा है, तो इसलिए जो पर्सन जो पोल से अगर नीचे गिर रहा है तो वो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ज्यादा अप्लाई होगा, वो जल्दी नीचे आएगा। क्लियर है, समझा। तो अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कौन सी ऐसी दो जगह है जहां पर वैल्यू ऑफ जी स्लाइटली डिफर कर रहा है, एक तो है पोल और एक है इक्वेटर। पोल पे मैक्सिमम वैल्यू है जी एट पोल 9.83 और इक्वेटर पे 9.7। क्यों कम क्यों ज्यादा, उसके बीच में रीजन बताया मैंने। अंडरस्टूड, कॉपी कर, डायग्राम भी कॉपी करना। दैट वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी इज चेंज विथ हाइट, चेंज विथ हाइट। जैसे जैसे हाइट चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगा, चेंज होगा, चेंज विथ हाइट। अच्छा, अब इस चीजों को जरा समझना, ध्यान देना बराबर। व्हाट इज स्मॉल जी का फॉर्मूला, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, हम एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हैं, है ना। एरोप्लेन अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे ट्रैवल करता है, अप्रोक्स टू अप्रोक्स 10 to 12 किलोमीटर सरफेस से। सरफेस से कितना किलोमीटर की हाइट पे ट्रैवल करता है, 10 to 12 किलोमीटर। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 10 किलोमीटर। ये एरोप्लेन जो है वो 10 किलोमीटर की हाइट पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर हाइट क्या लूंगा, h इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, 6400। जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, जब हम क्या कर रहे हैं, तो ये हाइट ऐड करना होता है, ये हाइट क्या करना होगा, तो फॉर्मूले में क्या होगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये हाइट ऐड करना होगा उसके अंदर, आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। अब समझना, जब ये हाइट ऐड हो जाएगी, आर प्लस एच होगा, तो 6400 प्लस 10 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6410 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ
रेडियस इतना ज्यादा है 6400 किलोमीटर, उस रेडियस में सिर्फ 10 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, तो r प्लस एच कितना हो गया 6410 किलोमीटर। तो आप ये सोचोगे कि मेरा जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया? तो एज पर दी फॉर्मूला जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट फिलहाल ऐसा नहीं है एरोप्लेन के केस में। अगर ऐसा होता तो हम एरोप्लेन में अपने आप को वेटलेस फील करते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी हाइट एकदम स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? तो वैल्यू ऑफ जी चेंज ही नहीं होगा, वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होगा। आप समझो इस बात को, वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम अर्थ के सरफेस पे रह करके महसूस कर रहे हैं, वही सेम जी का वैल्यू हम प्लेन में बैठ के भी महसूस करते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि रेडियस में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। जब रेडियस पे इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं तो जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप समझो, एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास में 100 करोड़ रुपीस है, इसके पास कितना है? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, और मुझे इसने गिफ्ट दे दिया, सर मैं आपको 1000 रुपीज गिफ्ट देता हूं। और किसी ने मुझे पूछ लिया, सर आपके पास पे कितना है? तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा 100 करोड़ प्लस 1000। बोलूंगा क्या? 100 करोड़ के कंपैरिजन में दैट 1000 इज नेग्लिजिबल। उसमें अगर 1000 रुपया ऐड हो गया तो मैं कितना बोलूंगा? 100 करोड़ ही बोलूंगा। कोई अगर मुझे बोलूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास 100 करोड़ ही है, अनलेस एंड अनटिल अगर 1 करोड़ नहीं बढ़ता तो मैं बोलूंगा 101 करोड़ है मेरे पास, है क्या नहीं? पर अगर 1000 करोड़ में अगर 1000 रुपया बढ़ा दिया, 100 करोड़ में अगर 1000 रुपया बढ़ा दिया तो वो कोई वैल्यू नहीं है। तो सेम यहां हो रहा है। रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, हाइट कितना बढ़ा? तो पूरा कंपैरिजन अगर देखा जाए तो रेडियस में इतना ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होगा। फील सेम जी का वैल्यू जितना हम अर्थ पे महसूस करते हैं सरफेस पे रहके, उतना ही एरोप्लेन में रह करके हम क्या करेंगे? महसूस करेंगे। बट हाँ, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें जो हम लॉन्च करते हैं, हमारे स्पेसक्राफ्ट की बात करें जो ऊपर जाकर के लॉन्च होता है, तो वो काफी हाइट पे जाता है, काफी हाइट पे। देयर आर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है 35,780 किलोमीटर। तो अगर मान लो हमारा स्पेसक्राफ्ट 35,780 किलोमीटर की हाइट पे चला गया तो अब तो काफी ऊपर गया है, तो 6,400 प्लस 35,780 किलोमीटर, तो अब रेडियस काफी बढ़ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर का वैल्यू काफी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। क्या होगा जी का वैल्यू? तो यहां पर मैं आपको अभी नोट लिखाता हूं। एज वी गो अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबाउट द सरफेस ऑफ द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एरोप्लेन तक बैठे तो ठीक है, 10, 12, 15 किलोमीटर भी चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। पर अगर इतना ऊपर जाएंगे स्पेसक्राफ्ट लेके तो वहां पर रेडियस काफी इंक्रीज हो जाएगा, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसलिए नोट लिखा है एज वी गो अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। अंडरस्टूड? समझ में आया? कॉपी करो। डेप्थ, चेंज विद डेप्थ। तो है थर्ड पॉइंट, चेंज विथ डेप्थ। चेंज विथ डेप्थ, चेंज विथ डेप्थ मतलब
अगर हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाएंगे तब बोल रहा है। पहले फैक्टर में हम लोग अलोंग दी सरफेस ऑफ दी अर्थ थे, सेकेंड फैक्टर में हम अर्थ के ऊपर गए, अबाउट दी। थर्ड फैक्टर में वो बोल रहा है कि अगर हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाएंगे तो अंदर, समुद्र के अंदर। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? बराबर, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाएंगे तो क्या होगा? आर का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना। आर का वैल्यू क्या होगा? तो उसके अकॉर्डिंगली जी का वैल्यू क्या होगा? है ना, हम लोग को दिमाग में यही आता है कि अगर हम डीप इनसाइड दी अर्थ गए तो आर का वैल्यू क्या होगा? कम, और जी का वैल्यू फिर क्या होगा? बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। अब समझना, जब हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाते हैं ना, आर का वैल्यू कम हो रहा है, बात सही है, उसके साथ साथ में मास भी कम होगा। मास भी क्या होगा? कम होगा। अर्थ का जो मास है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वैल्यू ऑफ स्मॉल जी के अंदर, वो क्या होगा? कम होगा। स्मॉल जी मास से कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास का वैल्यू कम हो रहा है तो जी का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाएंगे, रेडियस कम हो रहा है, मास भी कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ ओवरऑल चेंज इन बोथ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। वैल्यू ऑफ जी, तो याद रखना बहुत सिंपल है। अगर हम ऊपर जाए या हम डीप इनसाइड दी अर्थ जाए, दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। क्या होगा? तो मैं यहां पर चेंज करता हूं, एज वी गो डीप इनसाइड डी, एज वी गो डीप इनसाइड डी, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। तो दोनों केसेस में, चाहे वो ऊपर जावे चाहे हम, वैल्यू ऑफ जी क्या होने वाला है? डिक्रीज ही होने वाला है। क्लियर? कॉपी कर लो, क्योंकि मास भी कम हो रहा है। ठीक, तो ये तीन फैक्टर से क्या समझ में आया अपने को कि वैल्यू ऑफ जी चेंज होते रहता है, इट विल डिफर, बट हाँ अगर अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में है तो वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स सेम, है क्या नहीं? मान लो अगर मैं मून पे चला गया, अर्थ पे हूं, कहां चला गया मैं? तो क्या वैल्यू ऑफ जी मून पे सेम रहेगा जितना अर्थ पे है? मून यहाँ नजदीक है क्या? तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ? इज इट पॉसिबल? हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, बराबर। चांद तारे तोड़ के लेके आने का नजदीक नहीं है ना, बहुत दूर है क्या नहीं? कहने का मतलब क्या है? स्मॉल जी का वैल्यू ऑन अर्थ, स्मॉल जी का वैल्यू ऑन ये वाला मून, कोई पर्सन है अर्थ पे है, ठीक है, अगर वो मून पे चले जाता है तो उसको जी का वैल्यू चेंज मिलेगा। स्मॉल जी का वैल्यू कितना चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। जितना अर्थ पे वैल्यू है ना उसका 1/6 है। कितना है? 1/6। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लेते हैं हम लोग? फर्क नहीं पड़ेगा इतना। पुट द वैल्यू, व्हाट इज जी ऑन अर्थ? 9.78 और डिवाइड इट विथ 6 1 सा पॉइंट, फिर 37 हुआ, 6 6 सा 36, 1 बचा रिमाइंडर 18, 6 3 सा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन मून? 1.63 मीटर पर। कम हुआ या ज्यादा हुआ? अर्थ से कम हुआ ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? कम होगा। तो मून पे जो जी का वैल्यू है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? 1/6 है। दैट मीन्स मून का वैल्यू कितना है जी का? मून पे कितना है जी का वैल्यू? 1.63 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जितना वेट हमारा अर्थ पे है ना, अगर हम मून पे जाएंगे ना वो उसका 1/6 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा उसका 1/6। तो अगर वेट 1/6 हो गया तो हम अपने आप को कैसा फील करेंगे? वेटलेसनेस फील करेंगे। कैसे फील करेंगे? वेटलेस। अगर मैं एक बार जंप कर रहा हूं अर्थ पे तो वो मून पे 6 बार जंप करने के बराबर है। कितनी बार? 6 बार। मैं ऐसा एक बार जंप किया तो मून पे कितनी बार जंप करने के बराबर है? 6 बार जंप करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी का जो वैल्यू है मून पे वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। क्लियर? समझ में आया? अच्छा है ना, मून पे जाना चाहिए ना। जाएंगे अपन कल तो उसके लिए नासा में जाना पड़ेगा। पढ़ाई करो अच्छे से, है ना, नासा में जाओ, एस्ट्रोनॉट बनो, फिर मून पे जाओ, है क्या नहीं? कॉपी कर।